हेलो एवरीवन, आई एम अबिल और आज मैं आपके सामने एक डेमो हूँ फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पर्टिकुलरली जिसके थ्रू हम एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम बेसिकली सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम, या वो टूल कह सकते हैं जिस टूल की हेल्प से हम किसी भी टाइप का एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, किसी भी टाइप की पर्टिकुलर बिहेवियर्स को कंप्यूटर से परफॉर्म करवा रहे हैं। लाइक अगर मेरे सिस्टम में एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है तो वो कैलकुलेटर क्या करने वाला है? मेरे पास कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा। मैं किसी भी टाइप की कैलकुलेशन उसमें पास ऑन करूँगा, ऑपरेटर्स यूज़ करूँगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसके थ्रू वो आउटपुट जनरेट करने वाला है। या अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ काम कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करता है, लॉजिकल बिल्डिंग आउटपुट जनरेट करता है और उनके थ्रू टेक्स्ट भी जनरेट करके हमारे सामने डिस्प्ले करवा सकता है। अब चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो कोई कैलकुलेटर हो, या सिंपल एक नोटपैड हो, ऐसी किसी भी टूल को जब भी हम किसी सर्टेन एक्शन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं एक एप्लीकेशन। अब जब भी हम किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो दैट मीन्स वो एप्लीकेशन अगर मुझे कंप्यूटर सिस्टम पे रन करना है, क्रिएट करना है, तो ऐसे क्रिएशन के लिए हमारे को किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू काम करते हैं तो उससे काम करना ईजी हो सकता है, या हम जैसा काम अपनी एप्लीकेशन से करवाना चाह रहे हैं वो हम ईजिली करवा सकते हैं। और ऐसी ही एक फीचर को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड सी लैंग्वेज। अब पर्टिकुलरली सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक स्पेशल टाइप की एप्लीकेशन हमारे पास बनाता है विच इज़ कॉल्ड कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन हम कह सकते हैं ऐसी एप्लीकेशन जो आपके सामने ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे आपके सामने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके दिखाएगा, या कुछ पर्टिकुलर टूल्स हमारे पास रन करेगा। और जैसे हम नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज मींस किसी भी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर उसके अपने अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, उसके अपने वर्ड्स हो सकते हैं, उनका मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस हो सकता है, और जिसकी वजह से हम उसके अंदर ऐसे लेटर या इस टाइप की चीज़ें लिख पाते हैं। तो दैट मीन्स किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनकी वजह से हम उस लैंग्वेज को लिख या बोल पाते हैं या समझ पाते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, लाइक सी लैंग्वेज जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस सी लैंग्वेज के अंदर भी अगर मुझे काम करना है तो उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम समझ सके कि उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं, उसके वर्ड्स क्रिएशन कैसे हो सकते हैं, या उसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जा सकते हैं। या हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे और उसके थ्रू अपनी चॉइस की एप्लीकेशंस भी हम बना पाएंगे। अब ऐसा करने के लिए हम कुछ अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उन टूल्स की हेल्प से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड समझ सकें, उन कोड्स को हम अब सही तरीके से यूज़ कर सकें, और उन सही तरीके के अप्लाई किए हुए कोड्स की हेल्प से हम कंप्यूटर से वो काम करवा सकें जो हमें एक्चुअल में परफॉर्म करवाना है। तो आज के इंट्रोडक्शन के अंदर हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि लाइक सी लैंग्वेज के साथ जब मैं काम करता हूँ तो सी लैंग्वेज हमारे पास तीन अलग अलग टूल्स के साथ, या तीन अलग अलग टूल्स के कॉम्बिनेशन पे हमारे पास काम करता है। अगर मैं इन तीन टूल्स की बात करूँ तो पहला टूल होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं एडिटर, दूसरा टूल्स को हम तीसरा बोलते हैं इंटरप्रेटर। बेसिकली ये तीन अलग अलग टूल्स हैं। इन तीन टूल्स की हेल्प से ही हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पर्टिकुलरली सी लैंग्वेज को यूज़ कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटर। ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्रामिंग कोड्स को लिखते हैं, ऐसी कोडिंग हम लिखते हैं जिसकी हेल्प से हम अप्लाई कर सकते हैं कि हम प्रोग्राम या एप्लीकेशन से क्या परफॉर्म करवाने वाले हैं, वो सब कुछ हम कोड करेंगे एक एडिटर के अंदर। अब एडिटर कैन बी एनीथिंग,
वो एक नोटपैड हो सकता है या नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है। इस टाइप के अलग अलग एडिटर्स हो सकते हैं, लेकिन एडिटर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोड को लिख सकते हो। उन कोड को लिखने के बाद आपको ज़रूरी होगा कि जो भी आपने कोड लिखे हैं वो आप चेक करें कि क्या ये कोड सही से लिखे गए हैं या नहीं। दैट मीन्स जैसे किसी लैंग्वेज के अंदर उसकी ग्रामर होती है, सेम इसी टाइप से हम पर्टिकुलरली सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज को भी एक ऐसा पर्टिकुलर टूल चाहिए होगा जो चेक कर सके कि वो सिस्टमैटिक वे से लिखी है या नहीं। तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए एक और एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड कंपाइलर। इसका काम है चेक दी राइट कोड्स, आपने सही से कोड लिखा है या नहीं लिखा उसको चेक करने का काम। अगर नहीं लिखा है तो आपको बताने का काम कि आपने यहाँ कोड मिसिंग करे हैं, ये आपको रिपेयर करने हैं। तो ऐसा कुछ चेंजेस प्रोवाइड करने का काम आपको प्रोवाइड करता है एक कंपाइलर। तो एक और टूल हम कह सकते हैं सी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए कि आपको इस टूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। देन तीसरा टूल आता है हमारे पास इंटरप्रेटर। इंटरप्रेट करता है आपके कोडिंग को, वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करवाता है या मशीन को समझवाता है कि मशीन कैसे रिस्पॉन्ड करे और उसी के अकॉर्डिंग मशीन से रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। तो दैट मीन्स आपके प्रोग्रामिंग कोड जो भी आपने लिखा उन कोड्स को समझना और उन कोड्स को मशीन तक पहुंचाना और मशीन वापस आपके पास इंटरैक्ट कर सके, ये काम इंटरप्रेटर करता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इंटरैक्शन बिटवीन योर कोड्स एंड मशीन, ताकि मशीन आपको सही तरीके का आउटपुट जनरेट कर सके। तो ये हम बेसिक तरीके से कह सकते हैं कि ये तीन अलग अलग टूल्स हमें यूज़ करने होते हैं सी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। अब जब हम ये तीन अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ रहे हैं, एक एडिटर, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। और मैं चाहता हूँ कि ये एडिटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये तीन अलग अलग टूल्स मुझे ना यूज़ करने पड़े, मैं एक ही जगह पे सब कुछ यूज़ कर सकूँ। तो ऐसा करने के लिए हम एक पर्टिकुलर फीचर को बिल्डअप करते हैं विच इज़ कॉल्ड IDE। यहाँ हम कह सकते हैं ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन टूल है जिसके अंदर एडिटर भी है, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो नाम से पता लग रहा है कि ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट जो आपके प्रोग्रामिंग कोड को डेवलप करने में हेल्प करेगा, या आप प्रोग्रामिंग कोड्स बना सकते हो, एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प कर सकते हो। और इस IDE के अंदर वो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। दैट मीन्स इसमें एडिटर भी होगा, इसमें कंपाइलर भी होगा और इसके अंदर इंटरप्रेटर भी होगा। प्लस साथ में बहुत सारी और चीज़ें, जैसे कि कंपाइलर किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आपके प्रोग्रामिंग कोड को कंपाइल करेगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उस IDE के अंदर अवेलेबल होंगे। और इंटरप्रेटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करके मशीन लैंग्वेज तक पहुंचा के आपके पास आउटपुट जनरेट करेगा। इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन, इस टाइप की सारी लाइब्रेरीज भी इस IDE के अंदर अवेलेबल होती हैं। अब बात आती है कि IDEs कौन कौन से हो सकते हैं। अब IDE की बात करें तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे फ्री IDEs मिलते हैं, जैसे कि आप सी फ्री का यूज़ कर सकते हो। ये भी एक IDE है जो पर्टिकुलरली C++ इन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। आप डेव C++ IDE का यूज़ कर सकते हो जो C और C++ दोनों टाइप के कोड्स को आइडेंटिफाई करता है और इम्प्लीमेंट करवाता है। या आप टर्बो C++ का भी यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको हेल्प करेगा इन्हीं दो टाइप के फीचर्स को यूज़ करने के लिए, इन्हीं तीन टाइप के फीचर्स को यूज़ करने के लिए। दैट मीन्स इन सब में आपको एडिटर भी मिलेगा, कंपाइलर भी मिलेगा और इंटरप्रेटर भी मिलेगा। करेंटली अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड टर्बो C++ IDE। अब इस टर्बो C++ IDE को जैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे कि एक ब्लू स्क्रीन आ रहा है आपके सामने और इस ब्लू स्क्रीन पे कुछ ग्रीन कलर में टेक्स्ट लिख के आ रहा है। तो वो कंसिडर कर रहा है हर एक टेक्स्ट, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ उसको कंसिडर कर रहा है एज अ कोड।
और वो हर एक टेक्स्ट को कंपाइल करेगा, चेक करेगा। अगर उसको प्रोग्रामिंग कोड की तरह लगेगा तो वो कंपाइलेशन को पूरा प्रोसेस में लेके आएगा। दैट मीन्स अगर उसमें कोई एरर्स या मिस्टेक्स नहीं है तो एग्जीक्यूटेबल लेवल तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हो जो कि वो कंसिडर कर रहा है कि ये टेक्स्ट नहीं है या एक प्रोग्रामिंग कोड नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है, तो इसके अंदर वो आपको एरर्स डिस्प्ले करा देगा। तो लाइक अभी अगर जो कुछ भी मैंने अभी यहाँ स्क्रीन पे लिखा, कंपाइलर के अकॉर्डिंग दीज आर ऑल एरर्स, क्योंकि ये एक सिंपल टेक्स्ट है और प्रोग्रामिंग इस तरीके की कोड नहीं होती, क्योंकि ये तो हम नॉर्मली लैंग्वेजेस जैसे हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज लिख रहे हैं वैसा कुछ लिख रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने लिखा वो कंपाइलर से मैं छुपा सकूँ और कंपाइलर सिर्फ वही कोड देख सके जो मैं प्रोग्रामिंग कोड में यूज़ कर रहा हूँ। लाइक अब मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग कोड यूज़ करता हूँ, #include stdio.h void main और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैं यहाँ लिख रहा हूँ printf वेलकम टू सी। तो कंपाइलर के अकॉर्डिंग जो #include से लेकर यहाँ लास्ट कर्ली ब्रैकेट तक के कोड्स हैं, दीज आर ऑल प्रोग्रामिंग कोड्स जो कंपाइलर समझ भी सकता है। उसको अगर कहीं इसमें मिस्टेक दिखेगी तो उसको आइडेंटिफाई भी करवाएगा और अगर मिस्टेक नहीं होगी तो उसको एग्जीक्यूट भी करने में हेल्प करेगा। लेकिन इससे ऊपर जितने भी लाइंस मैंने यहाँ टाइप करी, ये एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉर्मल टेक्स्ट है, समझाने के लिए या कंसेप्ट को बताने के लिए। तो ऐसी चीज़ें प्रोग्रामिंग कोड नहीं, और मैं चाहता हूँ कि कंपाइलर इसको ना चेक करे, क्योंकि अगर इसको चेक करेगा तो वो बहुत सारे एरर्स दिखाने वाला है। तो ऐसा करने के लिए हम वो चीज़ें जो मैं कंपाइलर से छुपाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यूज़र जो भी प्रोग्राम कोड को बना रहा है मैं सिर्फ उसी को दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको छुपाने के लिए हम कमेंट्स में डाल देते हैं। अब कमेंट्स क्योंकि मल्टीपल लाइंस में है तो यहाँ मल्टी लाइन कमेंट हम यूज़ करेंगे। अब ये मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, मैं स्लैश और एस्टरिस्क से इसको स्टार्ट करूँगा तो आप देख रहे होगे कि सब पूरे कंटेंट का कलर चेंज हो गया। और जहाँ पे कमेंट लिखना ख़त्म किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक का टेक्स्ट था, तो एस्टरिस्क और स्टार से इसको एंड कर दूँगा। तो आप देख रहे हो कि स्लैश एस्टरिस्क से ये शुरू हुआ और एस्टरिस्क और स्लैश पे ये ख़त्म हुआ। अब इन दो कोड्स के बीच में जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा था, दैट मीन्स ये सारा टेक्स्ट वो कंसिडर कर रहा है एज अ कमेंट। कमेंट मीन्स हम कह सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी जो कि हमने कंपाइलर से छुपा दी है। हम चाहते हैं कि कंपाइलर इसको ना देखे, इसको कंपाइल भी ना करे, क्योंकि इसमें हो सकता है कि प्रोग्रामिंग कोड्स ना हो, एरर्स बन जाए। अब वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा इन तीन चीज़ों के अंदर जो हमारे पास यहाँ लाइन ऑफ कोड्स आ रहे हैं, इन पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा एक स्टेप और आगे कि अब नॉर्मली हमने क्या करा, हमने यहाँ पे अपने एडिटर के अंदर आइडेंटिफाई करा कि कितना पोर्शन हमारे पास नॉन यूजेबल है या नॉन प्रोग्राम्ड कोड है और कितना पोर्शन प्रोग्रामिंग कोड्स हैं जो वो कंपाइलर के सामने डिस्प्ले करवाने वाला है। अब ऐसा करने के बाद क्योंकि हमने इसको पहले प्रोसेस में काम किया, दैट मीन्स एडिटर, हमने कोड लिखा। अब कोड लिखने के बाद इंपॉर्टेंट होता है उसको कंपाइल करना और इंटरप्रेट कराना, दैट मीन्स उसको डिस्प्ले करवाना। तो अब एडिटर जब हमारे पास कुछ भी कोड लिखता है तो एडिटर के पास एक और रिक्वायरमेंट होती है कि हम उन कोड्स को सेव कर लें, इनको स्टोर कर लें अपनी मेमोरी लोकेशन पर, ताकि हम दोबारा कभी भी यूज़ करना चाहें तो उन्हीं कोड्स या उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें। अब ऐसा करने के लिए आप अगर फाइल मेन्यू में जाएंगे तो फाइल मेन्यू में आपको सेव का बटन मिल रहा है, शॉर्टकट इज F2। ये आपको पर्टिकुलरली टर्बो सी में मिलेगा, ऐसा डेव C++ में अलग हो सकता है, सी फ्री में अलग हो सकता है। हम पर्टिकुलरली अभी यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ टर्बो C++। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा सेव के लिए F2। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जब भी हम फाइल को सेव करेंगे, पहला प्रोसेस है हमारे पास जो कुछ भी हम कोडिंग कर रहे हैं उसको हम सेव करें। इस टाइप की कोडिंग जो हम सेव करते हैं दे आर कॉल्ड सोर्स कोड। और हमेशा जब भी हम सोर्स कोड सेव करते हैं तो हम उस फाइल को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, फाइल नेम कैन बी एनीथिंग, लेकिन एक्सटेंशन हमेशा जो नॉर्मली हर एप्लीकेशन की एक्सटेंशन होती है, यहाँ पे C की एक्सटेंशन होगी .c। अगर आप C++ की कोडिंग कर रहे हो तो वो CPP हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, no name 01.cpp।
ऐसा इसलिए क्योंकि टर्बो सी हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस का आईडीई है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया है, और जिसमें सी प्लस प्लस किया जा सकता है उसके अंदर सी भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हम पर्टिकुलरली सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम इसको सेव करेंगे .c से। अब ये सेव होगा एक पर्टिकुलर लोकेशन, जिस किसी ड्राइव में, प्राइमरी ड्राइव में, या आपने जहाँ पे भी इसको सेव किया है उस ड्राइव के अंदर एक पर्टिकुलर फोल्डर होगा टर्बो सी का, जिसके अंदर एक बिन नाम का फोल्डर होगा। ये हमेशा उस बिन नाम के फोल्डर में सेव करता है। तो पहला काम हम कर रहे हैं यहाँ पे सेव करने का। मैंने सेव का बटन प्रेस किया तो यहाँ आप देख सकते हो कि सी लैंग्वेज के अंदर टीसी नाम का एक फोल्डर है, टीसी के अंदर एक सब फोल्डर है बिन नाम का, और बिन के अंदर है ये पर्टिकुलर फाइल नेम। तो हमें ये पाथ नहीं हटाना क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन पे सेव करेगा जहाँ इसकी सारी लाइब्रेरीज है। तो हमें सिर्फ ये मॉडिफाई करना है, नेम और एक्सटेंशन। तो मैंने इसको नाम दिया first.c। क्लियर? तो मैं इसको एक पर्टिकुलर नेम दे रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ first.c के नाम से। जैसे मैंने फाइल नेम सेव किया तो वो टॉप में दिखा रहा है, दैट मीन्स हमारा सोर्स कोड रेडी हो गया। पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे जनरेट करा सोर्स कोड, जो कि एडिटर की हेल्प से हमने किया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कंपाइलेशन का। कंपाइलर चेक कर सके कि हमने जो भी कोड बनाए हैं वो सही से कोड हो रखे हैं या नहीं। दैट मीन्स मैंने जो ये कोड किया है #include stdio.h void main कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक स्टेटमेंट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इन कोड्स की डिटेल्स या टेक्निकलिटीज़ में हम आगे अगले सेशंस के अंदर आएंगे, लेकिन अभी यहाँ फोकस करते हैं कि अगर ये सोर्स कोड मुझे चेक करने हैं तो चेक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कंपाइल करना। क्लियर है? तो कंपाइलेशन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऑल्ट के साथ F9, या फिर आप कंपाइल नाम के मेन्यू में जा सकते हो और कंपाइल नाम के बटन को क्लिक कर सकते हो। कंपाइलर का काम है कि आपके जो भी सोर्स कोड आपने बनाया है उस सोर्स कोड को वो चेक करेगा, दैट मीन्स उसके अंदर के प्रोग्रामिंग कोड्स को वो चेक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कहीं एरर्स या मिस्टेक्स तो नहीं है। एरर्स या वार्निंग्स कहीं भी मिलती है तो वो आपको लाइन नंबर के साथ डिनोट करेगा कि इस लाइन में ये एरर है, ताकि आप उसको रिपेयर कर सको। और जब वो रिपेयर हो जाएगा, दैट मीन्स कंपाइल हो जाएगा, तब वो आपके लिए एप्लीकेशन इस तरीके से रेडी कर देगा ताकि आप उसको यूज़ कर पाओ। तो जैसे ही हम ऑल्ट F9 करते हैं तो हमारा सोर्स कोड चेंज हो जाता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड्स, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल इसीलिए हमारे पास क्रिएट होती है कंपाइलेशन के बाद, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकें या यूज़ कर सकें एप्लीकेशन के अंदर, और वही फाइल नेम रहेगा उस फाइल का भी, लेकिन एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी .obj। दैट मीन्स एक दूसरी फाइल जनरेट हो जाएगी अदर देन सोर्स कोड। सोर्स कोड में जो फाइल नेम .c बनी हुई थी उसके अलावा फाइल नेम .obj हमारे पास तैयार हो जाएगी। देन हमारे पास थर्ड स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेट। इंटरप्रिटेशन हमारे पास ये हुआ कि उस एप्लीकेशन को फाइनली रन करके देख सकते हैं, और रन करके देखने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+F9, या फिर आप रन नाम के मेन्यू में जाके फर्स्ट ऑप्शन रन को यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट इज Ctrl+F9। और ऐसा करने पर हमारे ऑब्जेक्ट फाइल की भी एक और एक्सटर्नल फाइल बन जाएगी, फाइल नेम .exe। इस exe फाइल को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक ऐसी फाइल जो एग्जीक्यूट की जा सकती है या यूज़ की जा सकती है, एप्लीकेशन की तरह चल सकती है। अब नॉर्मली अगर मैं इस सोर्स कोड की बात करूं जो अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, #include stdio.h void main कर्ली ब्रैकेट्स में printf, जिसके अंदर वेलकम टू सी लिखा और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये एक ऐसा कंटेंट है जो सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करने वाला है स्क्रीन पे, वेलकम टू सी। लेकिन जैसे ही मैं इसको रन करने वाला हूँ तो ये क्या करेगा, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे एकदम से एग्जीक्यूट करेगा, दैट मीन्स इसके इंटरप्रेटर पे इसको दिखाएगा और वापस एडिटर के ऊपर आ जाएगा। बहुत ब्लिंक ऑफ अ सेकंड में होगा तो हमें पता नहीं लग पाएगा, लेकिन मैं फिर भी अभी यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ। तो ऑल्ट F9, दैट मीन्स मैंने कंपाइल किया तो उसने दिखाया 0 वार्निंग है, 0 एरर्स है। मैंने इसको Ctrl F9 करा, दैट मीन्स रन कर दिया, तो इसने स्क्रीन पे रन किया और वापस ब्लू स्क्रीन पे आ गया। अब ये इतनी क्विक स्पीड से हुआ कि हमें नहीं दिख पाया कि लाइक ये स्क्रीन पे एग्जीक्यूट हुआ भी है या नहीं। अब उस रिजल्ट स्क्रीन को देखना है अगर हमें,
तो हम फोर्थ स्टेप यहाँ पे करेंगे, टू सी रिजल्ट स्क्रीन। हम टर्बो सी के अंदर यूज़ करते हैं ऑल्ट के साथ F5। तो जैसे ही मैं ऑल्ट F5 करूँगा मुझे रिजल्ट स्क्रीन दिखाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ F5 कर रहा हूँ और मेरे को रिजल्ट स्क्रीन में दिखा रहा है वेलकम टू सी। दैट मीन्स रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ, जो हमने printf में स्टेटमेंट डाली थी वो हमारे पास दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये वापस नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, वापस आउटपुट स्क्रीन पे आ गया। तो गाइस ये एक सिंपल तरीका था हमारे पास इन फाइल्स को क्रिएट करना, या हम कह सकते हैं सोर्स कोड को बनाना, ताकि हम किसी एक एप्लीकेशन को बना सकें। तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग एप्लीकेशन हमने हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन यहाँ पे जनरेट करी, जिससे हम देख पाए कि लाइक वेलकम टू सी नाम की स्टेटमेंट हमारे पास स्क्रीन पे कैसे दिख पा रही है। और हम उसको यूज़ करने के लिए एक आईडी यूज़ करें, दैट इज़ टर्बो C++ IDE। और इस टर्बो C++ के अंदर तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एडिटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम ये 4 स्टेप फॉलो कर रहे थे। पहले कोड कर रहे थे, फिर उसको कंपाइल कर रहे थे, फिर इंटरप्रेट कर रहे थे एंड फाइनली रिजल्टिंग देख रहे थे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये इंट्रोडक्शन था हमारा यहाँ पे। आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जा सकती है टर्बो सी के अंदर। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। और आगे स्टडी करने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।